नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज बंगाल से लेकर पंजाब तक सियासी पारा आसमान छू रहा है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी का या ये कहिए कि एनडीए प्रदर्शन देखने को मिलता है। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी शपथ लेते हैं तो दूसरी तरफ पंजाब में एक बड़ा सियासी हलचल देखने को मिलती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकाने पर, उनके घर पर ईडी की छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। छापेमारी, पूछताछ और गिरफ्तारी के बीच पंजाब में आज पूरी सियासी कहानी देखने को मिलती है। अब जिस तरीके से पंजाब में ये ईडी एक्शन देखने को मिला है, उसके बाद कई सवाल यहां पर आकर खड़े हो गए हैं कि क्या पंजाब में और अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है? क्या ऑपरेशन बीजेपी अब पंजाब को लेकर शुरू हो चुका है? बंगाल का किला फतेह करने के बाद अब अगली बारी क्या पंजाब की है? क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि एक महीने में ये तीसरी बार है जब ईडी पंजाब की सरजमी पर पहुंची है। ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर सिर्फ 2027 या 2029 को लेकर नहीं है, बल्कि सवाल यहाँ पर देश की सियासत को लेकर खड़ा हो जाता है कि आखिर देश की राजनीति, देश की सियासत के लिए आगे आने वाले वक्त के लिए यह आखिर क्या बड़ा संकेत है। लेकिन जो हमने देखा कि जब से मोदी राज आया है इस देश के अंदर, सीबीआई भ्रष्टाचार के रोकने के लिए काम नहीं करती और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने, धमकाने और उन्हें बीजेपी में शामिल कराने का काम करती हैं। आज सुबह से जो संजीव अरोड़ा जी के घर पे कार्रवाई चल रही है, वो भी उसी दिशा में एक कार्रवाई है। संजीव अरोड़ा के घर पे ईडी कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करनी आई। पिछले एक महीने के अंदर ये दूसरी ईडी की रेड है संजीव अरोड़ा जी के यहाँ। एक बार 17 अप्रैल को आई थी ईडी। संजीव अरोड़ा जी के जितने ठिकाने थे, गुड़गांव में, लुधियाना में, दिल्ली में, हर जगह उन्होंने रेड की। 3 दिन तक रेड चली। उस 3 दिन की रेड में ऐसा क्या था जो नहीं मिला, जो ढूंढने आज आए हैं। अंदर चल रही ईडी रेड आ को मसला अमन अरोड़ा जी का नहीं, आ को मसला संजीव अरोड़ा जी का नहीं, आ मसला है भ्रष्टाचार का। मसला है सरकार की ताकत का गलत इस्तेमाल करके किसानां दी ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੌਣੇ ਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੀਐਲਯੂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਫਰਾਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ ਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਛਾਪਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਛਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਲ ਡਰਾਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਔਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। कुछ नहीं मिले पहला, हुण भी नहीं कुछ लभना। सिर्फ बस ये कहना है कि तेरे बिजनेस के जिहड़े काम ने तेरे वो बंद कर देंगे, नहीं तो बीजेपी ज्वाइन कर ला। ये इदां डरा के करते ये होर सूबे च कर सकते होणगे, पंजाब च नहीं चलना। मैं बीजेपी नूं, मैं मोदी साहब नूं, अमित शाह जी नूं मैं गल क्लीयर कर देनी चाहना कि पंजाब है ये डरावियां दे विच नहीं आउंदा, ये धमकियां तो नहीं डरदा। तो क्या विपक्ष का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, कोई सीबीआई के घेरे में है तो कोई ईडी के घेरे में है, कुल मिलाकर जांच के घेरे में है। ऐसे में क्या विपक्षी पार्टियों का धीरे धीरे सुपड़ा साफ ही हो जाएगा? क्या वाकई में ये विपक्ष को खत्म करने के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है, या फिर भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ा प्रहार और देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक बड़ा अभियान चल रहा है? कई सवाल है। सिर्फ सवाल यही खत्म नहीं होते, बल्कि वो सुलगते सवाल आइए अब आपके सामने रखते हैं, जिनके इर्द गिर्द आज हम करने वाले हैं सीधी बात। क्या बंगाल की जीत के बाद बीजेपी का पूरा फोकस अब पंजाब पर है? ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। दूसरा, शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में एनडीए की ताकत दिखाना क्या विपक्ष को खुली चुनौती है कि देखिए हमारा एक्सपेंशन किस कद्र तक होता जा रहा है, तुम कहां पर खड़े हो? पंजाब में संजीव अरोड़ा पर ईडी की कार्रवाई, भ्रष्टाचार पर प्रहार या फिर राजनीतिक दबाव?
ये सवाल भी आकर यहाँ पर खड़ा हो जाता है। अगला सवाल, क्या ममता बनर्जी की हार ने पूरे विपक्ष का मनोबल तोड़ दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम की सुनामी के आगे टिकना थोड़ा मुश्किल है? क्या पंजाब में भी बंगाल जैसा राजनीतिक ध्रुवीकरण अब होने जा रहा है? तो ये वो तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक एक कर उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ तपोष पाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संजीव निगम है, आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। संजीत कुमार है, कांग्रेस के नेता। निरंजन पोदार हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। जल्दी हमें तपोष पाल जी ज्वाइन कर लेंगे, तो तपोष पाल जी का थोड़ा सा इंतजार करते हैं ताकि वाद विवाद हो सके। और निरंजन पोदार जी के पास आज सबसे पहले चलेंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ। निरंजन जी, बंगाल का किला तो फतेह कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ शुभेंदु अधिकारी शपथ लेते हैं तो दूसरी तरफ देखिए पंजाब में ईडी छापेमार कार्रवाई को अंजाम देती है, पूछताछ होती है, गिरफ्तारी होती है। क्या यह माना जाए कि बंगाल के बाद अब बीजेपी का मिशन पंजाब शुरू हो चुका है? देखिए, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि इस चीज के दो पहलू हैं। और मोनिका, आपको ये चीज भी समझनी चाहिए कि ये दोनों पहलू आप अलग अलग दिशा में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीजें, अगर मान लीजिए आप एक ही दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये दृष्टिकोण सही है। भाई, कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो सार्वजनिक जीवन में आने के बाद में आपको उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप किसी पार्टी में चले गए, किसी विपक्षी पार्टी में चले गए तो आप अभेद्य हो गए, आपके ऊपर ईडी, सीबीआई, कोई भी डिपार्टमेंट आपके ऊपर कार्रवाई ना करे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई जो भी कोई आदमी गलत काम करता है फिर वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेगा, राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, वो राजनीतिक पार्टी उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको पता ही होगा पश्चिम बंगाल में जब सीबीआई और ईडी की जब रेड हुई थी, वहां शिक्षा मंत्री के यहाँ जब नोटों का पहाड़ निकला था, उससे पहले तो जो टीएमसी है वो उनके पक्ष में इसी तरीके से लामबंद होकर के खड़ी हुई थी कि भाई ये जो है ये राजनीतिक वेंडेटा के तहत काम किया जा रहा है, राजनीतिक प्रतिशोध का लिया जा रहा है या तब। लेकिन जिस दिन वो नोटों के बंडलों के पहाड़ का जब वो फुटेज और वीडियो सामने आए, उसके बाद में टीएमसी ने खुद उनसे अपने आप को किनारा कर लिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप पानी में उतरते हैं तो आपको तैराकी आनी चाहिए। अगर आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो आपको ये चीज सोच के चलना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में आपको किन्हीं भी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके ऊपर झूठे भी आरोप हो सकता है वो आरोप सच्चे भी हो सकता है वो मनगढ़ंत भी हो। लेकिन अगर मान लीजिए आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो फिर आप सार्वजनिक जीवन में मत आइए। अगर आपको इन चीजों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप पे या इस तरीके की अगर आपको कोई अगर किसी प्रकार से अगर आप इन चीजों से सामना नहीं करना चाहते। रही बात दूसरी, देखिए, अगर कोई ये कहे कि संजीव अरोड़ा से ही भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सरकार बना लेगी तो फिर भाई आपकी क्या वकत्ता है। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात देखिए मोनिका जी, एक चीज जरूर यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है और वो ये है कि जब ईडी या सीबीआई इतने बड़े पैमाने पे काम करती है और उसके बाद में उसका कन्विक्शन रेट अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ईडी या सीबीआई उनका मंतव्य सरकार के साथ सरकार के निर्देश पे वो काम कर रही है या ये वो जो भी है, लेकिन उसका एक संदेह जरूर थोड़ा सा आदमी के मन में उत्पन्न होता है। लेकिन इस संदेह से अब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि भाई किसी के ऊपर रेड मत कीजिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा भी परसों सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से जो फुटेज चल रही थी उसके अंदर किस तरीके से 12वीं मंजिल से पैसे फेंके गए, नोटों से भरे हुए बैग फेंके गए, तो वो नोटों से भरे हुए बैग किसके थे। भाई कहने का तात्पर्य ये है, इसके ऊपर मेरा तो ये मानना है कि तमाम जो राजनीतिक दल है उनको ये कहना चाहिए कि भैया आपको जो करना आप करिए, हम अगर पाक साफ हैं तो हम साफ सुथरे होकर के निकलेंगे। इसके अंदर में एक उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी करेगी और वहां पे नोटों के बंडल रख देगी। ये तो और तमाम जवान वहां पर मौजूद है, तमाम अधिकारी मौजूद है, एक पूरी फोर्स मौजूद है। ये तो है नहीं कि ईडी आपके घर पर आकर नोटों के बंडल रख देगी। लेकिन निरंजन जी, सवाल तो ये भी उठ जाता है ना इसके साथ ही, ठीक है राजनीतिक दलों को ये भूमिका करनी चाहिए कि हम पूरी तरीके से पाक साफ है, जो करना है कर लो, हमारे घर में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा।
चेक कर लो, आ जाओ छापेमार कार्रवाई कर लो। पर यही चीजें दिल्ली में हमने देखी थी कि दिल्ली में किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एक एक कर ईडी सीबीआई के शिकंजे में फंसते गए और उसके बाद दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार को टाटा बाय बाय बोलना पड़ा। अब कहीं ये ना हो कि ये चीज अब पंजाब में शुरू हो रही है तो पंजाब में भी यही अंजाम देखने को मिले कि टाटा बाय बाय। देखिए मोनिका जी, अगर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से इस चीज को देखता हूं तो मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी चाहे वहां पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ ले, आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में ले ले, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कहीं भी ये जो आगामी 2027 का जो चुनाव है विधानसभा का, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर पाएगी। अगर मैं तो एक बात और कहता हूं कि अगर मनीष सिसोदिया जी भी अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो ऐसा नहीं कि पंजाब में सरकार बनवा देंगे। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी किसी भी सरकार बनाने से को आपको उपजाऊ करना पड़ता है। पहले वहां पे आपको अपना कैडर, आपको अपना कार्यकर्ता, आपको अपना संगठन तैयार करना पड़ता है और उसके बाद में धीरे धीरे करके जनता में आपकी स्वीकारोक्ति। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में एकाएक ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक साल पहले पश्चिम बंगाल में उतरी और उसके बाद में 2026 के अंदर उन्होंने वहां पे तख्ता पलट कर दिया। आपने देखा है वहां पे पहले 3 से 77 पे गए, 77 के बाद में जो पिछले 2021 के चुनाव थे उसके बाद में लगातार 5 वर्षों तक वहां भारतीय जनता पार्टी और उसका जो जिसको कहते हैं अंडर कवर जो उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो संघ के हों, संगठन के हों, उन्होंने वहां पे डेरा डाल के जमा के रखा। उन्होंने जिस तरीके से घर घर से वहां जाकर के लोगों से मैन टू मैन मार्किंग लोगों की करी और उसके बाद में जो भी वहां से इनपुट मिला उस इनपुट के आधार पे उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और उसका परिणाम आज आपके सामने है। लेकिन आप ये सोचें कि भाई पंजाब, क्योंकि पंजाब के अंदर ईडी भेज दी और सरकार में आ गए, ये नहीं है जो विपक्ष आरोप लगाता है। निरंजन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। संजीव जी, आपने उम्मीद है अच्छी तरीके से निरंजन जी की बातें भी सुनी होंगी। सीधे तौर पर मान जी आगे आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आगे आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि ईडी स्वतंत्र है, वो सरकार के अधीन नहीं है। लेकिन फिर क्यों ईडी की कार्रवाई को सरकार से जोड़ा जा रहा है? आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता द्वारा की गई ये कार्रवाई है। और जाहिर सी बात है, अगर ये ईडी एक्शन है तो ये तो है नहीं कि एक ईडी के एक्शन से अगर किसी मंत्री पर ईडी का एक्शन होता है, गिरफ्तारी होती है, बेवजह तो गिरफ्तारी हुई नहीं होगी, तो गिरफ्तारी होती है तो उससे बीजेपी सीधे आपको हटाकर गवर्नमेंट बना लेगी। मोनिका जी, मैं आपको भी सुन रहा हूं और मैंने पोद्दार साहब को भी सुना। पोद्दार साहब की सारी बातें बहुत ही लॉजिकल है, मुझे उनकी बातों से कोई एतराज नहीं और मैं सहमत भी हूं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इसके भुक्तभोगी हैं। हम इसके पोद्दार साहब ने कहा है कि ईडी सीबीआई के कन्विक्शन रेट क्या है, आप बता दीजिए। हमारे सारे नेताओं को आपने दिल्ली में बदनाम किया, जेल भेजा, सब कुछ। हमारी सरकार भी दिल्ली से हमको गंवाना पड़ा। अभी हाल ही में जब पहले जमानत के लिए जाते थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो न्यायालय कहती थी कि नहीं जाइए, आप निचली अदालत में जाइए, अपनी बात रखिए तर्कपूर्वक और वहां ही फैसला होगा। निचली अदालत में, दिल्ली की जो सीबीआई अदालत है, उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक जो है उसमें जो है बातचीत हुई। वहां के जो विद्वान न्यायाधीश थे उन्होंने अपने फैसले में कहा कि आम आदमी पार्टी के जो नेताओं हैं इनके ऊपर तो केस चलाने लायक ही स्थिति नहीं है। केस चले और उसमें गवाही हो, उसमें जिरह हो, उसके बाद में ना इसमें केस ही नहीं चलाया गया। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, अगर हमने भुक्तभोगी है और हमने ये अदालत से फैसला आया है, उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। हम ऐसे नहीं कर रहे, हम ऐसे बिल्कुल नहीं कर रहे। आपने हमारे नेताओं को बदनाम कर दिया, सरकार हमारी हमको गंवानी पड़ी, आपने मैसेज ये डाल दिया। हम इस बेसिस पे कह रहे हैं। और अभी ताजा बात, जो पंजाब में राज्यसभा के सांसद थे अशोक मित्तल जी, उनके प्रतिष्ठान में भी आपने रेड डाली, कुछ नहीं मिला। अगले 2 दिन के अंदर वो आपके पार्टी में शामिल हो गए, उनके यहाँ रेड बंद हो गई। लेकिन कुछ नहीं मिला था ना, लेकिन कुछ नहीं मिला था, आप खुद कह रहे हैं। यहाँ फिर गिरफ्तारी तो वही तो, अरे भाई, अरे यहाँ से क्या ले आए? मनीष सिसोदिया जी के यहाँ से मिला, कोई एक 25 पैसे में लेकर के आए। मैं केजरीवाल साहब के घर से कोई चीज लेके आए, सोना चांदी गहना प्लॉट केवल कुछ भी लेके आए हो तो बताइए ना आप। हम इन पिछले रिकॉर्ड के बेसिस पर ये बात कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं। और अभी हाल ही में जो इन्होंने काम किया,
संजीव अरोड़ा जी क्या पिछले हफ्ते भी रेड डाली थी, इसके पहले भी रेड हाँ, डाली थी जी। आज भी, आज आप उनको ले गए, पकड़ ले गए। आप नहीं, ये तो साफ दिख रहा है आपकी, आपका कार्य करने की शैली दिख रही। पोद्दार साहब, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही, लॉजिकल। लेकिन चूंकि मैं, हमारी आम आदमी पार्टी, हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं, पिछले देख रहे हैं 5, 6, 7, 8, 10 साल से। कहीं कुछ मिला होता किसी एक नेता के खिलाफ, भाई साहब ये तो पकड़ा गया, इसने ये काम किया है, तो हम मान लेते। नहीं जी, आपने ऐसा कहीं कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ सिवाय बदनाम करने के बाद जनता के बीच में आप हमें बदनाम करना चाहते हो। लेकिन ये आप इसमें कामयाब नहीं होगे। दिल्ली में जो किया सो किया, पंजाब में कामयाबी आपको इस तरीके से नहीं मिलेगी। ये सब इनके विंग है, जैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के विंग होती है ना, यूथ विंग, वुमेन विंग, स्टूडेंट्स विंग, ये इनकी विंग है। ईडी विंग है, सीबीआई विंग है। इन्होंने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है वहां से कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। भाई साहब, कोई बात अगर हमारे यहाँ कोई बात होती है ना, खुद केजरीवाल साहब ने दिल्ली में जो स्वास्थ्य मंत्री जिनको बनाया गया था पहले, उनकी कुछ बात पकड़ में आई थी, खुद इन्होंने, केजरीवाल साहब ने जो है उनको मंत्रिमंडल से हटाया और जो है सीबीआई की जांच के लिए उनके हवाले कर दिया। तो अब आप बताइए, अगर हम लोग खुद कूदते हो, हम लोग न आगे से आगे करते हो कहीं पर कोई भ्रष्टाचार, तो आप कह सकते हैं। ये साफ ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, जिसकी बात केजरीवाल साहब ने। तो क्या आपको डर है जो दिल्ली में हुआ वो पंजाब में होगा? ये दिल्ली वाला मॉडल है जो पंजाब में रिपीट हो रहा है? डर बिल्कुल नहीं है, डर बिल्कुल नहीं है। ये जो इनकी औरंगजेब वाली तरीका है, औरंगजेब ने भी जो है एक राज्य से दर राज्य जीतते हुए चला गया, पंजाब में मुंह की खानी पड़ी। ये बात पंजाब में इनको। लेकिन सभी को बताइए कि एनसीयू का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जब कोर्ट में मसला पहुंच जाता है, कोर्ट से क्लीन चिट क्यों नहीं तुरंत मिल जाती है? अगर आरोप निराधार हो तो कोर्ट से तुरंत क्लीन चिट मिल जाए ना। ये सालों साल मामले चलते हैं, आरोप प्रत्यारोप और फिर सबूत पेश किए जाते हैं। मोनिका जी, कोर्ट की कार्यवाही को तो हम नहीं कुछ कह सकते। आप ऐसे करो, कोर्ट की कार्यवाही से मिली तो क्लीन चिट। केजरीवाल साहब को दिल्ली की निचली अदालत से क्लीन चिट तो मिली ना। वही बात अगर ना मिली होती तो आप कहती हम बताएंगे कि ऐसे करो वैसे करो, जहां पर मुझे बताने की जरूरत पड़ी। अभी हाई कोर्ट में केजरीवाल साहब ने जाके खुद मौजूद होकर के अपनी बात रखी, जो हम कर रहे हैं। तो ये बात नहीं चलेगी, ये नहीं होगा। जो आप करना चाहते हो, बंगाल में आपने कर लिया, बंगाल में आप वहां से तोड़ करके लाए। क्या कहते थे इन्हीं शुभेंदु जी के बारे में 2016 का, ये शारदा और नारदा वहां का स्कैम चल रहा है बंगाल में, ये पकड़ा गया है कैसे? ये मोदी साहब के वर्ड है। आज वीडियो वायरल हो रहा है और आज आपने उनको, उनकी पीठ थपथपा करके उनको वो कुर्सी दी। तो ये चीज नहीं चलेगी। आप काम करो, लोगों के कल्याण के लिए काम करो। बिहार में, पटना में आपने जो है नए मुख्यमंत्री बैठ गए, लेकिन काम वही, कल लाठियों से वहां पर पीटा है छात्रों को जो नौकरी मांगने गए थे। क्या सरकार बदली तो क्या बदली? मुख्यमंत्री आपकी कुर्सी में, जनता को, आम जनता को कोई राहत मिली? वही वैसे ही पीटे जा रहे हैं, लाठियां पड़ी है वहां के लोगों को। आप माहौल बदलिए, वातावरण बदलिए। अब जाकर माहौल और वातावरण बदलने का काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ राजनीति करने का काम हो रहा है। और ईडी का जा रहा है पंजाब में कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो आप बातें कह रहे हैं, तपोष पाल जी जवाब देने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो तपोष पाल जी से ही सीधे इन बातों को लेकर सवाल कर लेते हैं। तपोष पाल जी, स्वागत है आपका। देर से आए, लेकिन आप चलिए फटाफट से सवालों की जो झड़ियां लगाने वाले हैं उनका जवाब दीजिए। सबसे पहले तो जो आज बंगाल में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है, ये सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह ही था या फिर वाकई में आप विपक्ष को दिखा रहे थे कि देखिए एनडीए का एक्सपेंशन कितना हो चुका है, इसके आगे तुम अब कितने छोटे होते जा रहे हो? नहीं, देखिए, आज जो वेस्ट बंगाल में पहली बार भाजपा के चीफ मिनिस्टर ने शपथ ग्रहण लिया, ये बहुत ही अभूतपूर्व। कई बार तो जो ये पूरी विनिंग थी, इसको देख के, और जब मैं डिबेट में था, जब मैं इस मोमेंट्स को देख रहा था, तो कई बार गला भर आया। कई बार बोलते बोलते चीज़ें जो भावुक हो जा रहा था, चीज़ें देख के जो है भावनाएं जो है वो सामने चली आ रही थी। तो ये हमारे लिए बहुत ही अभूतपूर्व पल था। और मैं खुद 2021 के में एक पूरे के पूरे विधानसभा के दायित्व में था, वहाँ के इलेक्शन लड़ाने से लेकर सब कुछ पूरा मेरे दायित्व में था। तो मुझे मालूम था किस तरीके के, कितने बड़े चैलेंज थे वो, और किस तरीके से हम लोगों ने वहाँ संघर्ष किया है। और ये जो जीत है, ये फाइनली वेस्ट बंगाल की जनता ने हमें दिया है। और उसके साथ साथ कई एक्सपेक्टेशन है, और कई बड़े एक्सपेक्टेशन है। पूरा का पूरा बंगाल इन्होंने
चलिए दूषित उस, कर दिया, उस जीत खत्म का कर दिया। आभार भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का जताया, जो अभिवंदन उन्होंने किया कि और आभार जताया जिस तरीके से, वो भी तस्वीर हमने देखी कि प्रधानमंत्री ने कैसे जनता का धन्यवाद किया। खूबसूरत तस्वीर एक निकलकर सामने आई। लेकिन तपोष पाल जी, वो जो बड़ा एक्सपेंशन था जिसको लेकर मेरा सवाल है, ठीक है, आप लोगों के लिए एक अभूतपूर्व क्षण था, एक इमोशनल पल था, आप लोगों ने जो सपने देखे बंगाल को लेकर वो चलिए अब आप पूरे करेंगे, जो वादे दावे किए गए हैं उसको लेकर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा करेंगे। लेकिन कहीं ये तो नहीं कि आप मनोवैज्ञानिक तौर पर विपक्ष को तोड़ने की रणनीति पर भी चल रहे हो कि देखिए हम कितने बड़े हो चुके हैं, और 2029 को लेकर एक संदेश बंगाल की भूमि से, ब्रिगेड ग्राउंड से दिया जा रहा हो, और विपक्ष को मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ने की कोशिश की जा रही हो कि हमारे आगे तुम फीके हो। वही सवाल मेरा आ रहा है। नहीं, तोड़ने की कोशिश हम कहाँ कर रहे हैं, इनकी गतिविधियां खुद इनको तोड़ रही हैं। देखिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। इंडी गठबंधन के नारे लगाते थे, उसी के तहत जो है ये अखिलेश यादव वहाँ पे ममता बनर्जी से मिलने गए, और देखिए डीएमके जो इनके पार्टनर थे, इन्होंने साथ में चुनाव लड़ा। डीएमके के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत से इनके कांग्रेस के विधायक वहाँ जीते, और जैसे ही जीत के आए इनके ये गठबंधन तोड़ दिया और टीवीके के साथ बच जाके बैठ गए। आज की डेट में डीएमके पानी पी पी के इनको गाली बक रहा है और ये कह रहा है कि ये कांग्रेस जो है वो कैरेक्टरलेस पार्टी है, इनका कोई भी सिद्धांत नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, ये चुनाव हमारे साथ लड़ते हैं। आज की डेट में चेन्नई की सड़कों पे, यहाँ तक कि तमिलनाडु की सड़कों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता और डीएमके के कार्यकर्ता एक दूसरे को जूतों से, लातों से और गाली गलौज कर रहे हैं। इतना माहौल बिगड़ा है इन दोनों के कारण, जिसके कारण और कहीं नहीं बिगड़ा। तो राजनीतिक गतिविधि में अगर कोई अपने आप को बिगाड़ रहा है तो ये इनकी गतिविधियां, इनके शॉर्टकट्स हैं। आप बताइए, पीडीए का नारा देते हैं कांग्रेस समाजवादी के साथ मिलके, कहाँ पे, ये यूपी में, और गेस्ट हाउस कांड किसने किया था? एक जो है, एक जो दलित मुख्यमंत्री बनी उसके कपड़े फाड़ने का काम किसने किया था? अतीक अहमद ने किया था। उनको बचाने का काम किसने किया था? ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने किया था। जब तक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या नहीं हुई थी, जब तक वो जीवित थे, उनकी हत्या जो है समाजवादियों ने कराया था, और जब तक वो जीवित थे तब तक मायावती उन्हें राखी बांधती थी कि आपके कारण ही मुझे जीवन मिला है। तो इनके जो कृत्य हैं ये इनको ले डूबे हैं। आप एक बात बताइए, जनता नहीं देख रही है क्या? केरल में इतनी जबरदस्त तरीके से कांग्रेस जीती है। जो एसआईआर केरल में ठीक है वो वेस्ट बंगाल में गड़बड़ है, जो चुनाव आयोग केरल में ठीक है वो वेस्ट बंगाल में गड़बड़ है, जो वोटर लिस्ट केरल में ठीक है वो वेस्ट बंगाल में गड़बड़ है, जो सारे तंत्र हैं वो केरल में ठीक है, वेस्ट बंगाल में गड़बड़ है। नहीं, आपका ये पॉइंट ठीक है तपोष जी, जो बात आप कह रहे हैं कि जहां जीत जाते हैं वहां सब कुछ ठीक है, वहां एसआईआर भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां हार जाते हैं वहां गलत है। जी नहीं मोनिका जी, एक चीज मैं और बता दूं, ये अपने हारों का मूल्यांकन नहीं करते हैं। आप देखिए, जब हम 2021 में हारने के बाद हम लोगों ने सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीजें, मैंने खुद अपने इनपुट दिए थे वहां पे। लेकिन यहाँ तो हारने वाली बात नहीं है ना। बंगाल के बाद जिस तरीके से पंजाब में सियासी तापमान बढ़ गया है, आज शुभेंदु अधिकारी एक तरफ शपथ लेते हैं, दूसरी तरफ ईडी एक्शन पंजाब में देखने को मिलता है। तो जरा ये बताइए, कहीं ये तो नहीं कि बंगाल के बाद खुद आपका फोकस यहाँ पर पंजाब पर आ गया हो? ये भ्रष्टाचार पर ऐसा कौन सा बड़ा प्रहार है कि जहां जहां चुनाव होते हैं उस चुनावी राज्यों में ईडी सीबीआई पहुंच जाती है? देखिए, जिस तरीके से राघव चड्ढा टूटे हैं, और राघव चड्ढा सिर्फ टूटे नहीं, वो पूरे के पूरे 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लेके अपने साथ आए हैं। इसका मतलब बाकी जो 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे वो भी टूटे हैं। तो आप ये मान के चलिए कितना बड़ा असंतोष रहा होगा। अच्छा कि आपने जो है आज संजीव जी को बुलाया है, इनके साथ में कई नहीं, लेकिन उसमें से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उसमें से एक के यहाँ भी तो आपने ईडी, एक के यहाँ भी तो ईडी गई थी। अब पहले उनके यहाँ ईडी गई, कार्रवाई चल रही थी, जांच के घेरे में वो थे, और जांच के घेरे में थे, बीजेपी ने उन्हें स्वीकार कर लिया अशोक मित्तल जी को। गलत डायरेक्शन दे रहे हैं आप। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, अगर ईडी और सीबीआई का डर इन्हें होता तो इतने दिनों तक ये आम आदमी पार्टी में क्यों रहते? ईडी और सीबीआई पहली बात तो गए नहीं है आम आदमी पार्टी के लोगों के पास। क्यों अशोक मित्तल के घर ईडी पहुंचती है, ठीक उसके 15 दिन बाद तपोष पाल जी अशोक मित्तल बीजेपी में आ जाते हैं, मात्र 15 दिन में। अभी तो वो जांच के घेरे में थे ना, फाइल क्लोज तो हुई नहीं ना, जांच के घेरे में थे। आपने उन्हें लड्डू खिलाकर उनका स्वागत भी कर दिया।
नहीं, जांच देखिए, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप जबरदस्ती इसको जो है एक दूसरे से जोड़ने नहीं की नहीं कोशिश नहीं, कर जोड़ इसीलिए रहे ईडी की हैं, कार्रवाई- जोड़ना जरूरी है ना। ये ईडी एक्शन चुनावी राज्य में अचानक से कैसे दिख जाता है? बंगाल में चुनाव थे, हमने बंगाल में देखा कि कैसे ईडी पहुंच चुनावी राज्य में गई। कहाँ अब दिखता है? पंजाब में चुनाव है तो देखिए पंजाब में ईडी पहुंच गई है। जोड़ना तो लाजमी है, हम जबरदस्ती नहीं जोड़ रहे हैं। और जो विक्ट्री स्पीच थी, जिस दिन बंगाल के 4 मई को नतीजे आए, तो उस दिन बीजेपी हेडक्वार्टर्स में भी जो एक के बाद एक स्पीचेस तमाम दिग्गज दे रहे थे, उसमें भी पंजाब को लेकर बात की गई, पंजाब को लेकर नारे भी लगे। तो अब ये बताइए, कहीं उन नारों के बाद सीधे ईडी एक्शन क्यों सवाल नहीं उठेंगे? तपोषपाल जी बिल्कुल उठेंगे। नहीं, आप एक बात बताइए, कल जो बैग से भरा हुआ थैला बाहर फेंका गया है, खिड़की से अपार्टमेंट के नीचे पड़ा हुआ था, वो थैला हमारा था, वो थैला इनका था। तो आम आदमी पार्टी जब नोटों से भरे हुए थैले फेंकना शुरू कर देंगी तो ईडी तो क्या एक्शन करेगा ना उसके ऊपर। और ईडी पहले भी एक्शन किया, अभी भी ऐसा, पंजाब में कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन ईडी जहां पे चोरी होगा ईडी के हाथ पकड़ के बैठ जाएगा क्या कि ये अपोजिशन है, ये भाजपा के विरोधी है, तो हम इनके पास नहीं जाएंगे। ईडी तो अपना काम करेगी ना। इस देश में अगर टेररिस्ट अटैक्स होते हैं तो उसके जो मनी ट्रेल पकड़े जाते हैं उसमें ईडी अपना काम करेगी, सीबीआई अपना काम करेगी, एनआईए अपना काम करेगी। अब देखिए बम विस्फोट हुआ वहां पे। ठीक है, चलिए तुरंत जो ठीक है। भगवंत मान संजीत कहने कुमार लगे के कि पास ये भी भाजपा जाना है, ने इसलिए कराया। एक सवाल का अच्छा, फटाफट से और जवाब दीजिए। आप अगर ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं बैग मिला, फिर उसके बाद ईडी क्यों नहीं पहुंचे? जाहिर सी बात है पहुंचेगी, सबूत मिले, आप उसके बाद जांच पड़ताल ईडी आगे की कर रही है। लेकिन एक बात बताइए, अशोक मित्तल जी के यहाँ भी ईडी पहुंची थी, अब अशोक मित्तल बीजेपी के हिस्से में हैं, बीजेपी के मेंबर हैं, तो ये बताइए, अभी उनकी फाइल तो क्लोज हुई नहीं है, अगर उनके ऊपर कोई दाग मिलता है या फिर इसमें आगे जांच में कोई सवाल आते हैं, तो क्या उन पर उतनी ही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होगी? बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होगी। ठीक है, शब्द याद रखिएगा तपोषपाल जी, मैं स्पेशली इनवाइट आपको ही करूंगी दोबारा जब कभी भी कुछ होगा तो। आपकी ऑडियो नहीं आ रही है तपोषपाल जी, ऑडियो नहीं आ रही है। वो खाने के लिए नहीं अलाउड है। Am I audible? हाँ जी, हाँ जी, अब ऑडिबल है आप। ओके फाइन। जी, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी का ये टैगलाइन है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, हर एक पक्ष के लिए है, कोई भी हो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। आप अगर खाएंगे और देश विरोधी एक्टिविटीज में पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे आप चाहे कोई भी हो। ये तो प्रधानमंत्री जी का साफ संदेश है। ये वो वाली पार्टी नहीं है कि मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा को लोन दे दिया, फिर मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा का लोन क्लोज कर तपोषपाल दिया। जी क्यों सवाल उठे आप? ठीक है, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी पर ही। निरंजन जी अगर मैं गलत नहीं हूँ, निरंजन जी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ठीक कर दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, में 2 करोड़ के जो है ये वही शुभेंदु अधिकारी है जो आज आपके मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिनके ऊपर भी आरोप लगे हुए थे, जो आज आपके मुख्यमंत्री बने हैं, जो बंगाल में आज आपके चेहरे हैं, इन पर भी आरोप लगे थे। कहाँ गई वो फाइल? उस फाइल में आगे कोई अपडेशंस मिल ही नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आरोप लगे हैं और वो आरोप रहेंगे। हेमंत विश्व शर्मा आरोप के रहेंगे, लेकिन उसके आगे भी तो कुछ होना चाहिए ना। वो फाइल कहाँ है? दिख ही नहीं रही वो फाइल। निरंजन जी, दिख रही है क्या वो फाइल? से अगेन पड़ेगी, और वो कोई माने नहीं माने, लेकिन कहने में कोई संकोच नहीं कि 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए थे और उन्होंने भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया था और इस देश की जनता ने उस मुद्दे को बहुत आत्मसात किया था और नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ गई थी। लेकिन उसके बाद में आज 2026 आते थे, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो जनता के मनोमस्तिष्क से कहीं ना कहीं ओझल हो गया। जनता को यह लगने लग गया कि सामान में सारे के सारे नंगे, सारे एक जैसे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से आप अशोक मित्तल जी की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली के अंदर जो मंत्री थे राजकुमार जी, उनकी बात कर लीजिए। जिस दिन उनके यहाँ ईडी सीबीआई की रेड हुई उसके 15वें दिन वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसके अंदर जो हमारे यहाँ कहा जाता ना मनसा वाचा कर्मणा, कहीं ना कहीं इसके अंदर संदेह इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि अभी ये जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे, भाई मुझे एक बात बताइए, जब राजस्थान के अंदर जो 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव थे, वैभव गहलोत के यहाँ 1 महीने में 2 बार रेड हुई और जैसे ही चुनाव समाप्त, आज तक हमने कोई सुनाई नहीं दिया कि वैभव गहलोत के या अशोक गहलोत के किसी के यहाँ कोई रेड हुई है। तो देखिए इस चीज के अंदर अगर आप ये कहेंगे कि हम पाक साफ हैं, जनता को भरोसा नहीं आएगा,
क्योंकि जब आप 0 से 0 मिलाएंगे तभी वो चीज भरोसे के लिए हो सकती है। और जिस तरीके से ये चीज तो सर्वविदित है मोनिका जी कि देखिए, एक होता है केवल, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं पुनः ये बात कहूंगा कि जब आप सार्वजनिक जीवन में हो तो आपको अग्नि परीक्षा देने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी को या तमाम समझनी चाहिए कि जिस तरीके से वो अन्ना सेठों को अपनी पार्टियों में शामिल कर लेते हैं, बड़े कारोबारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। पहले जो राजनीति जो है वो सेवा का माध्यम हुआ करती थी, और राजनीति के अंदर जो लोग आते थे वो केवल सेवा करने और जब समाज के लिए काम करने के लिए आते थे। उनके पास वो लेकिन अब ट्रेंड बदल गया निरंजन जी, और तस्वीर हमारे सामने है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, संजीत कुमार का भी रुख कर लेते हैं। सो सॉरी आपको लंबा इंतजार करना पड़ा संजीत कुमार जी, लेकिन पंजाब में हम देख रहे हैं, बंगाल में क्या हुआ वो हम सब ने देख लिया। आप भी जानते हैं कांग्रेस कितने पर रही, क्या हुआ, क्या मुख्य लड़ाई थी। अब पंजाब की बारी है, तो पंजाब में कांग्रेस खुद को कहाँ देख रही है? क्योंकि पंजाब में भी देखा जा रहा है कि मुख्य जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की है। इन दोनों के बीच ही असल टकराव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? क्या फिर से विपक्ष के पोजीशन पर ही? सभी साथियों को नमस्कार। मैं समझता हूं पंजाब के एक सामान्य व्यक्ति से भी अगर पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की वहां कोई हैसियत है नहीं। हाँ, 7 सांसद उन्हें जो राज्यसभा के चुरा करके ले गए हैं वो उसके माध्यम से थोड़ा सा बैलून फुलाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत है ही नहीं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है, एक बात। दूसरी बात, अभी आपने कुछ सवाल, सीधे सवाल आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से किया। मोनिका जी, मेरे एक सलाह मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, कार्यकर्ता को अब सीधे सवाल सुनने की आदत नहीं रह गई है, और ना ही सीधे सवाल का जवाब देने की उनको आदत है, क्योंकि सत्ता में बैठे हैं। आपने शुभेंदु अधिकारी के बारे में बात किया, आज वीडियो वायरल हो रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री के माध्यम से उस नोट की बैग्स को लेते हुए किस प्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता शायद इस चीज का जवाब नहीं देंगे। आप जितनी मर्जी उनसे सवाल कर लें। असम के मुख्यमंत्री के बारे में भी सवाल करेंगे, जवाब नहीं आएगा। यहां तक कि अजीत दादा पवार, जो स्वर्गीय अजीत दादा पवार है, उनसे 10 दिन पहले स्वयं प्रधानमंत्री ने ये बातें की थी उनके बारे में। आज इतिहास का विषय है। मैं समझता हूं आप नैतिकता, ईमानदारी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप ये बातें अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप में बेईमानी भरे प्रश्न उनसे करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डिक्शनरी में ये बात अब रह नहीं गई है। क्यों नहीं रह गई है? क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं एप्स्टीन फाइल में दुनिया भर नाम छपा हो, हरदीप सिंह पुरी का नाम छपा हो, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी रोज पॉडकास्ट में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, स्वयं नरेंद्र मोदी जी के बारे में बार बार कहते हैं, और आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो ईमानदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सुचिता की बात करने वाली पार्टी अब वो बात नहीं रह गई जो आप इनसे प्रश्न करते हैं। अब आते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी, आपने स्वयं आगाज में ही साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ईडी अब बंगाल से मुंह मोड़ लेकर के पंजाब की ओर आ रहे हैं, और स्वयं आपके प्रश्न आ गया कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित रूप से इसमें कोई शक है क्या, कहना है क्या? ईडी, सीबीआई उनका एक हथियार है और उस हथियार का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि सत्ता में बैठे हैं। तो सत्ता में जब बैठे हैं तो वो करेंगे, लेकिन अब इसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक मानस पुत्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की पैदाइश है आम आदमी पार्टी। ये बात और है कि थोड़े दिन बाद वो बिल्ली गुर्राने लगी अपने उस पैदाइश पर। तो निश्चित रूप से जब गुर्राने लगी तो उनको अब खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप कृपया करके अपनी औकात में रहें, तो करने। खैर, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी और अन्य आम आदमी पार्टी के उन षड्यंत्रों को खत्म करके पंजाब में लड़ेगी और पंजाब के संजीव लोगों जी, आपकी बातों से चली ये बात भी मैं समझ रही हूँ कि पंजाब में इंडी गठबंधन जैसी कोई भी चीज नहीं है, यानी कि आमने सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने वाले हैं। टक्कर नहीं, चुनाव कांग्रेस पार्टी वहां की जनता परिवर्तन ला रही है। क्या पोजीशन है? अभी एक सप्ताह पहले कहा गया कि भगवंत मान वहां शराब पी करके विधानसभा में बोल रहे थे। क्या बात आप कर रही हैं? स्थिति ये है कि तो फिर जमीन ऐसी पर पार्टी का साथ आप इंडी गठबंधन के तौर पर क्यों दे रहे हैं? अब क्या करें वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के नहीं, अंदर ये तो गलत बात हो गई संजीव जी। एक चोर को बचाने के लिए आप दूसरे चोर का साथ दे रहे हैं, गलत बात है। अच्छा, हाँ, निश्चित गलत बात है। मैं तो गलत नहीं करना चाहिए था आम आदमी पार्टी के साथ। तो फिर तोड़ दीजिए इंडी गठबंधन। नहीं, आम आदमी पार्टी है भी नहीं इंडिया गठबंधन के अंदर, है भी नहीं। तो आप बिल्कुल भी किसी भी राज्य में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे? सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल अब बाहर आए हैं, कहीं दोबारा जाने का सिलसिला ना शुरू हो जाए या दोबारा जांच का ना हो जाए, क्योंकि केस तो अभी हाईकोर्ट में भी है केजरीवाल को लेकर, तो कांग्रेस विपक्ष के तौर पर स्टेटमेंट्स देगी। देखिए, केजरीवाल जी ने अगर भ्रष्टाचार किया है, जो उस पर कंप्लेंट दी है, वो जेल जाएंगे। नेचुरली भ्रष्टाचारी होने के नाते उनको पर कार्रवाई होगी। आज अपील में गई हुई है सीबीआई और ईडी गई हुई है, तो नेचुरली कार्रवाई तो होनी आपकी नजर चाहिए। में अरविंद केजरीवाल का व्यक्तित्व कैसा है? भ्रष्टाचारी है या नहीं है? ईडी की जो कार्रवाई थी वो ठीक थी या नहीं थी? सुन लीजिए, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली का नागरिक हूं। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की एक मानस पुत्र है, जिसको एक प्रॉक्सी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करके इस दिल्ली की जनता को मूर्ख बना करके वहां की सत्ता में आई। और निश्चित रूप से जो लोग ईमानदारी और ईमानदारी का चोला पहन करके आए थे, भ्रष्टाचार के आकंठ आगोश में संजीव कुमार जी, अगर कांग्रेस इतनी बड़ी पूजनीय पार्टी है तो ये बताइए कि एज नेशनल पार्टी वो दिखती क्यों नहीं है? आपके नेता कैसे ओछे बयान देते हैं, आपके नेता किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनकी वीडियो वायरल होती है, आप लोग क्या क्या करते हैं, तो फिर ये पूजनीय पार्टी केंद्र में आ क्यों नहीं पा रही है वापस? देखिए, दो बहुत सुंदर सवाल है और बहुत लोडेड सवाल है, और इसका इस सवाल का जवाब अगर आप लेंगे तो 10 मिनट लगेगा। नहीं 10 मिनट नहीं सर, इतने में तो कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। इन शॉर्ट तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, अगर एक लाइन में कहें तो भारतीय जनता पार्टी जैसी मृग मरीचिका का मतलब होता है कि अगर आप थोड़ी दूर जाएंगे तो मान लो कि वहां की नदी नजर आएगी आपको। ये जलकुंभी की स्थिति में है हम। नदी ये बहती जा रही है और सारे राज्यों को अपने कब्जे में लेती जा रही है। अब बताइए। नहीं तो आप मैं कुछ राज्यों और ईमानदारी से कहें तो कुछ राज्यों के मतदाताओं का मैं धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि कांग्रेस को जिंदा करके आज यदि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है तो केवल कांग्रेस पार्टी ही हरा सकती है, क्योंकि हमारे पास आज धीरे धीरे भारत की जनता स्वयं लौटा रही है और कह रही है कि आपको लड़ना पड़ेगा। 3 बार के इलेक्शंस में ये क्यों नहीं हो पाया? मैं कह रहा हूं वक्त बदलेगा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता मिलजुल करके, और देश की जनता, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी अपनी जगह, देश की जनता को आज यह बात समझ में आने लगी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर कर दिया है। और इसके 3 लक्षण साफ साफ शब्दों में दिख रहे हैं, जो आपके आगाज में ही आपने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ये ईडी सीबीआई अब फिर चुकी अब इनका हथियार है और इस हथियार का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच आपको भी तो कुछ करना होगा ना, एज अ मुख्य विपक्षी पार्टी आपको भी तो कुछ करना होगा। आप क्या कर रहे हैं? हमने जमीन पर देश की सदन के अंदर, प्रदेश की विधानसभाओं में पूरी ताकत से, आपके राहुल जी ने पूरी ताकत से मुद्दे उठाए हैं और लोगों को यह बात आज समझ में आ रही है। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ती है।
संजीव कुमार जी, दावा तो आप बहुत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हटा सकता है, कोई उखाड़ फेंक सकता है तो वो केवल कांग्रेस है, लेकिन वो कब करेगी कांग्रेस, आपका नेतृत्व कब ये करेगा, ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। 2029 भी अभी आप लोगों के लिए बहुत दूर ही दिख रहा है। एज ऑडियंस भी और एज वोटर्स भी हम लोगों को यही महसूस हो रहा है। निरंजन पोद्दार जी का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। निरंजन पोद्दार जी, जब पंजाब की बात कर रहे हैं तो अब जिस तरीके से पंजाब में बैक टू बैक ईडी एक्शन देखने को मिल रहा है, पंजाब में बैक टू बैक इस तरह की वीडियोस भी सामने आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है, तो आगे आने वाले 6 से 12 महीनों में आप पंजाब को कहां जाता देख रहे हैं? क्या बड़ा बदलाव आ सकता है? देखिए मोनिका जी, ऐसा है, हमारे यहाँ कहा जाता है कुछ लोग उठा और कुछ लोहार उठा। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, निश्चित रूप से जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि जिस तरीके से ईडी चुनावी राज्यों में जाकर के सक्रिय हो जाती है, कहीं ना कहीं उससे संदेह का एक विषय बन जाता है। या यूं कहें कि जब ईडी की कन्विक्शन रेट हम देखते हैं, विशेषकर राजनीतिक मामलों में, राजनीतिक लोगों के मामलों में, तो भी एक संदेह का मामला उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये राजनीतिक पार्टियों को भी समझना पड़ेगा कि वो भी हमारे अपनी सर्वत्र वर्जते, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने देखा होगा कि अभी पंजाब के अंदर जिस तरीके से कुछ अप्रिय घटनाएं ऐसी हुई, आतंकवादी घटनाएं जिनको आप कह सकते हैं, उसके अंदर भगवंत मान जी ने सार्वजनिक मंच से ये कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे ये बम विस्फोट भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। तो कहने का तात्पर्य, जब आप ऐसी कोई भी व्यक्ति हो जब अनर्गल बातें करना चालू कर देता है तो उसकी सही बात भी लोगों के हृदय तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए आप कम से कम ऐसी बात कीजिए जो जनता के साथ कनेक्ट कर सके। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इस चीज को समझ के चलिए कि हर चीज के अंदर आरोप प्रत्यारोप, किसी भी चीज का, आप पंजाब की बात करें तो आपको एक चीज और मैं बता दूं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को हटा करके कांग्रेस सत्ता में आए। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी का पंजाब की आम आदमी भेद से, मैं राजनीतिक चतुराई से नहीं बोल रहा हूं, अगर उससे, अगर ईडी से, सीबीआई से या इलेक्शन कमीशन से, इनसे किसी से भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार को प्रभावित करेगी तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की मदद करेगी। क्योंकि अगला अगर वहां पे कोई कंटेस्टेंट है तो वो भारतीय जनता पार्टी अभी पंजाब में उतनी बड़ी नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि चूहा बड़ा होगा, कितना होगा, बिल्ली जितना हो जाएगा, हाथी नहीं बन सकता। जी, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अभी समय बहुत है। और हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा एक शानदार ऐसा चेहरा है जो हर राज्य में एक जादुई करिश्मा कर देता है वोटर्स के बीच में जाकर। प्लस 7 सांसदों का, राज्यसभा के सांसदों का आम आदमी पार्टी के बीजेपी में जाना और अब बीजेपी के सांसद के तौर पर उनकी पहचान बन जाना, और वो नेता जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंज ला सकता है। अब ये देखना होगा वोटर्स का मूड किस तरफ जाता है। तपोष पाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। तपोष पाल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। और क्या आपको इंडी गठबंधन एक चुनौती लगता है पंजाब में? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, यही बम विस्फोट हुआ था, मैं वही बता रहा था कि जब बम विस्फोट होता है तो उसमें सबसे पहले किसी के पास पैसा आया होगा, उस पैसे जो आया है वो मनी ट्रेल पकड़ में आता है, तब वो जो है टेररिस्ट पकड़ में आता है, और ये मालूम चल जाता है कि किस माध्यम से ये हुआ। जैसे ही बम विस्फोट हुआ, ये एनआईए ने कहा है कि इसमें आईएसआई का हाथ है और सारे जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। जिस दिन बम विस्फोट हुआ, आधे घंटे के अंदर चीफ मिनिस्टर कह दिए कि ये भाजपा ने कराया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के जगह देखिए अभी कंटिन्यूअसली पकड़ में आ रहे हैं, उसमें जो है धरे जा रहे हैं लोग। अभी कुछ दिनों में सारे जो है इनका ट्रैक जो है सामने आ जाएगा। चक्कर ये है कि ये तुरंत से भाजपा को दोष देना और उससे अपना पल्ला झाड़ लेना, इससे चीजें जो है नहीं जाएंगी। अब संजीत कुमार कह रहे थे, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, कि हमारी हैसियत क्या है। भैया, हमारी हैसियत ये है कि हमारे एक एमएलए है, कहिए तो तमिलनाडु में सरकार बना के दिखा दे हम। हमारी जो है हैसियत पंजाब में कुछ नहीं है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री हमारे बन जाएंगे, आप देखिएगा कुछ दिनों में। तो देखिए, हैसियत वाली बातें मत किया करिए। हैसियत तो क्या है, कितनी है, वो तो सबको मालूम है और दिख भी रही है। हम ग्राउंड में भी संघर्ष करते हैं। शुभेंदु अधिकारी जी के ऊपर आप लोगों ने अनर्गल आरोप लगाए, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन जनता ने उन्हें सिलेक्ट किया। हम ऐसे भी नहीं है कि उनको लेके हमने डायरेक्ट सरकार बना दिया।
हमने उनको अपना ऑपोजिशन का लीडर बनाया और उसके बाद हम जनता के पास गए और चुनाव लड़े। जनता ने हमें वोट दिया, शुभेंदु अधिकारी पे मोहर तो लगाने का पंजाब काम में जनता ने- राघव चड्ढा क्या आपके मुख्य चेहरा होंगे? आने वाले समय में उसका सब खुलासा भी हो जाएगा। आप उम्मीद हमें देखते वही जाइए। लग रही है कि राघव चड्ढा ही मुख्य चेहरा होंगे। असल पर्दा आप लोग कुछ महीनों बाद चलिए हटा ही देंगे, लेकिन इतने तो कयास हम भी लगा सकते हैं बैठे बैठे। संजीव निगम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे तपोष पाल जी की बात पर, आप अपना टेक भी रख सकते हैं। प्लस जिस तरीके से निरंजन जी ने पॉइंटर्स उठाए हैं, तपोष पाल जी ने पॉइंटर्स उठाए हैं, जाहिर सी बात है आपके मुख्यमंत्री सीधे आकर एक बम विस्फोट के लिए, एक धमाके के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा देंगे, जबकि एनआईए का बकायदा स्टेटमेंट सामने आ रहा है, तो क्या ये ठीक है? क्या जनता आपको लगता है सीरियसली लेगी? फिर तो जनता के माइंड में यही इमेज जाएगी ना कि ये तो हर चीज के लिए बस देखिए बीजेपी को कोस देते हैं। मोनिका जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पहले भी कई डिबेट में तपोष पाल जी के साथ मैंने की है और मैंने इनकी बातचीत सुनी, लेकिन अभी अभी आपने सुना होगा तपोष पाल जी ने कहा कि वो जो परसों नरसों ईडी ने छापा मारा वो मोहाली में फ्लैट में, वहां से नोटों के बैग फेंके गए हैं, ये आम आदमी पार्टी का है। ये कैसे हवा में बात कर रहे हैं जी? आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कौन आम आदमी पार्टी के पकड़ा गया? आप क्यों बात ऐसे? अब जांच हो रही है, जो भी बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, वो पकड़ा जाए। हम तो खुद कहते हैं ना कि कोई बेईमानी कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, उसको पकड़िए। आपने छूटते कैसे कह दिया जी आम आदमी पार्टी का है? और अगर भगवंत मान जी ने कहा कि वो इस तरीके की, भाई वो आप क्यों कहा? आपकी कार्यशैली देख करके कहा है। आप ऐसा काम हर जगह करते हो। आप बीजारोपण पंजाब में सोच रहे हो, अरे भाई साहब संगठन अगर आप ये वाली बात कार्यकर्ता बीजेपी के बनाइए, लिए तब कह रहे जाके हैं कि होगा। आप सीधे आप पर आरोप लगाकर ये बात कह दे रहे हैं कि आपका है, तो आप भी तो फिर वही वाली हरकत कर रहे हैं ना कि विस्फोट बीजेपी ने कराया, वो हर राज्य में ऐसे करती है, विस्फोट करा देती है। बंगाल में कहा विस्फोट करा दिया, क्या हुआ? या बिहार में कहा विस्फोट करा दिया, क्या हुआ? आप भी तो वही राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आप दोनों के बीच चल रही है। अरे चुनाव के बाद पूरा हमारे समय पिछले देना को मार पड़ेगा। दिया, अगर आप बताइए, बिहार शुभेंदु नहीं, बात आप अधिकारी ही के को पास मार समय है संजीव जी। बिहार की बात क्या क्या नहीं कहा, इनकी कोई कही हुई बात पे कोई ये अमल करते हैं? भाई साहब परिवारवाद के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी बातें कर गए। अभी कल विस्तार हुआ है मंत्रिमंडल का पटना में बिहार का। भाई साहब 4-4, 5-5 जो है नेता और मुख्यमंत्री पुत्र वहां पर शामिल किए गए हैं, जो कि जो है ना एमएलए है और ना एमपी है। इतने बड़े बड़े लोकप्रिय नेता हो गए कि उनको आपने सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया, किसी को ये मंत्रालय दे दिया। तो भाई साहब ये समझ में आ रहा है कैसे आप कर रहे हो इतना। हम लोग भी आज मैं कोई आज का नहीं शामिल हुआ हूँ, मैं टीचर हूँ और मैं आज मुझे जब से पार्टी का उदय हुआ तब से मैं हूँ। क्यों हूँ और किस लिए हूँ? अगर मुझे राजनीति करनी होती मैं किसी भी दल में शामिल हो सकता था। नहीं, ये जिस प्रकार से तेजी से उभरता हुआ दल है आम आदमी पार्टी का और ये लोगों के लिए काम कर रहा है। आप बता दीजिए ना मुझे, दिल्ली में किसी नेता के ऊपर कोई आरोप तय हुआ क्या? बाइज्जत बरी कर दिया है दिल्ली, उसके बावजूद आप मानने को तैयार नहीं हो। ये क्या कहा जाए? मैंने पहले भी यही बात कही, पोद्दार साहब को मैं कहता हूँ, पोद्दार साहब की सारी बातें सही है। अगर किसी हमारे मंत्री को, नेता को दिल्ली में किसी के यहाँ एक आरोप पकड़ा गया होता तब आप कहते हैं। अब बाइज्जत रिहा करने के बावजूद आप जो है उस पर तुले हुए हैं कि नहीं साहब? तो इस बेसिस पर मैं कह रहा हूँ आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप तोड़ने में फोड़ने में माहिर हो। महाराष्ट्र में पार्टी आपने तोड़ी ना, उनका चुनाव चिन्ह चोरी आपको किया डर ना। है कि अभी आम आदमी पार्टी के और नेता बीजेपी में जा सकते हैं? राघव चड्ढा ने भी, क्योंकि देखिए संजीव जी इंडिकेशन दिया था कि ये सिर्फ 7 नहीं, अभी और हैं जो आएंगे। नहीं, वो तो ये इनका इंडिकेशन पता चल रहा है। जिस तरीके से भी आज आपने यहाँ डाला, अभी आपने क्या क्या करेंगे, क्या क्या वो आपको बताएंगे, कहाँ कहाँ डलवाना हो, तो आप उनके बताए हुए रास्ते में चलोगे, कैसे करोगे? तो अब ठीक है, जो भी चीजें आप करिए, आपको मुबारक। सुन पा रहे हैं संजीव जी? संजीव जी आवाज मिल पा रही है? चलिए, आम आदमी पार्टी के लगता है दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और संजीव जी से कनेक्शन ही टूट गया है। तपोष पाल जी, फाइनल कमेंट्स मैं आपसे लूंगी और निरंजन जी दोनों से ही लूंगी। इन शॉर्ट, आपको लगता है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी राह बनानी आसान होगी, स्पेशली किसान आंदोलन के वक्त जो तमाम तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद? चलिए, तो आज कई सवाल हमने इस चर्चा में उठाए, जिसमें हमने कि बंगाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या वाकई में एक बड़ा बदलाव है जो आगे चलकर देखने को मिलेगा,
ये बदलाव बंगाल को किस राह पर लेकर जाएगा? क्या बंगाल में बीजेपी की जीत सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या देश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है? पंजाब की बात हमने की कि क्या ईडी का एक्शन भ्रष्टाचार पर प्रहार है या सिर्फ चुनावी रणनीति का एक हिस्सा? सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष अब भी एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा? ये 2029 से पहले राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। ये देखने वाली बात होगी और इन तमाम बातों का जवाब वक्त के साथ ही मिल पाएगा। आज जो संदेश गया है उसने पूरे देश में एक तस्वीर भी जरूर दिखाई है राजनीतिक घटनाक्रम की। इसी के साथ सीधी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।